के पहाड़। एक ताकतवर बादशाह ने नांगा पर्वत के दामन में फेरी मीडोज या जूट के इलाके में अपनी मजबूत सल्तनत कायम की थी। मकामी लोग उस सल्तनत में जाने की हिम्मत नहीं करते क्योंकि आज तक जिसने भी ये जुर्रत की वो फिर कभी वापस नहीं लौटा। कई सयाह, डाकू, चोर, लुटेरे, चरवाहे और फितरी मनाजिर के दिलदादा कभी कभी फेरी मेडोज को जाते तो देखे गए हैं, मगर वो फिर कभी वापस नहीं देखे गए। ये है जहाँ तुम्हें जाना है और वहाँ शायद तुम्हें बदरुज्जमाल मिल जाए। अब सैफ के सामने कोई रुकावट नहीं थी। उसने चुगा ओढ़ लिया और तमाम दरवाज़ों, तालों और रुकावटों को तोड़ता हुआ वो जल्द ही परियों के बादशाह के महल में पहुंच गया। बदरुज्जमाल ने उसकी मखसूस महक सूंघ ली और खुशी से दीवानी हो गई और ज़ोर ज़ोर से चीखने लगी, वो आ गया मेरा महबूब, खामन मुझे लेने आ गया, मेरा शहज़ादा। मैं उसके वजूद को महसूस कर सकती हूँ मगर देख नहीं सकती। वो उस वक्त एक तंग व तारीक कैद खाने में जंजीर बपा कैद थी। उसकी माँ पिछले साल 180 साल की उम्र में मर गई थी और बाप बेपनाह जालिम था। उसने उसे यानी बदरुज्जमाल को एक खाकी इंसान के साथ जिनसी ताल्लुक़ कायम करने या इख्तलात करने के जुर्म में कैद कर रखा था। जब पहरेदारों ने उसकी चीखो पुकार सुनी और उसे हज़ियानी अंदाज में दीवारों से सर टकराते देखा तो वह भाग कर बादशाह को बुला लाए। शाह परिस्तान अपनी हसीन बेटी की ये दीवानगी और खस्तगी देखकर दिल में बहुत दुखी हुआ, मगर वो अपनी सल्तनत के असूलों के सामने मजबूत था। इतनी देर में सैफ कैद खाने के अंदर पहुंच गया, जहां बादशाह, उसके मुसाहिबीन, कैद खाने का दारोगा और बदरुज्जमाल मौजूद थे। बदर बेसाख्त चिल्लाई, वो देखे बाबा, मेरा महबूब आ गया, ये आपके साथ खड़ा है, वो मुझे लेने आया है, वो एक गैर मामूली इंसान है, वो आपके महल की सारी पाबंदियों को तोड़कर यहाँ पहुँच गया है और अब आप सब की निगाहों के सामने वो मुझे ले जाएगा। बादशाह उसकी हिज़ियानी बातें सुनकर अफसोस में सर हिलाने लगा। उसने वज़ीर से कहा, मेरी बेटी दीवानी हो गई है, पागल हो गई है, इसे यहाँ से आज़ाद करके इसके कमरे में पहुँचा दो और इसका बेहतरीन इलाज करवाओ। अब सैफ ने अपनी छड़ी की मदद से बदर की सारी जंजीरें तोड़ दी और वो तंदुरुस्त और तवाना होकर खड़ी हो गई। ये देखकर बादशाह और उसके सारे पहरेदार, दरबारी और हाजरीन शशदर रह गए। उन्हें अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं आ रहा था। बादशाह ने अपनी बेटी से कहा, मेरी रानी बिटिया, अगर सैफुल मलूक यहाँ है तो उसे कहो हमारी नज़रों के सामने आए। मैं वादा करता हूँ कि उसे कोई नुकसान नहीं पहुँचाऊँगा। बदर के कुछ कहने से पहले ही सैफ ने अपना चुगा उतार दिया और सब की नज़रों के सामने आ गया और बोला, बादशाह सलामत, आपकी बेटी और मेरी बीवी दीवानी नहीं हुई, मैं सचमुच यहाँ मौजूद हूँ और आपकी इजाज़त से उसे लेने आया हूँ। वो परियों के बादशाह के कदमों पर गिर पड़ा और माफ़ी का खास्तगार हुआ। शाह परिस्तान ने उसे उठाकर अपने सीने से लगाया। दोनों बदर और सैफ को अपनी बाहों में भर लिया और कुछ दिन बाद परिस्तान की रिवायात के मुताबिक बहुत शानदार जश्न में उनकी शादी कर दी गई। 2 हफ्ते जश्न और खुशियों में गुजारने के बाद सैफ और बदर ने अपने मुल्क मिस्र जाने की तैयारी की। परियों के बादशाह ने उन्हें तोहफ़ों से लाद दिया और वो हंसी खुशी वापस मिस्र आ गए। चंद साल बाद जब सैफ का इंतकाल हुआ तो सैफ के बाप का इंतकाल हुआ तो सैफ बादशाह बन गया। वो एक नहायत मुनसिफ, आदिल, काबिल, हमदर्द और मेहनती बादशाह साबित हुआ। उसका 30 साला दौरे हुकूमत मिस्र की तारीख़ का सुनहरी बाब है। रियाया खुशहाल,
ہر طرف امن ہی امن، جرائم کا کلا کما ہو گیا۔ کچھ لوگ اس خوشحالی کا سبب بدر الجمال کی غیر معمولی صلاحیتوں کو سمجھتے تھے، مگر یہ حقیقت ہے کہ سیف الملوک نے نہ تو بدر کی بافوق الفطرت قوتوں پر کبھی انحصار کیا، نہ ہی کبھی سلیمانی ٹوپی یا جادوئی چغے یا عصائے موسوی سے کوئی کام لیا۔ اس دوران اس کی 2 بیٹیاں اور 1 بیٹا پیدا ہوئے۔ تینوں بچوں میں ماں کا جادوئی حسن سرایت کر گیا۔ بدقسمتی سے بادشاہ بننے کے 30 سال بعد حبشیوں کے ساتھ ایک جنگ میں سیف الملوک شہید ہو گیا۔ اس کے بعد بدر کی زندگی ادھیر ہو گئی، مگر وہ اپنے بچوں اور ان کے بچوں کی محبت کی خاطر، یعنی وہ اپنے بچوں اور اپنے نواسیوں کی محبت کی خاطر انہیں چھوڑ کر کہیں نہیں گئی۔ تاہم اسے اپنے پرستان اور اپنے عزیز و اقربا کی یاد ہر دم بے چین رکھتی تھی۔ ایک 14ویں کی رات وہ اپنی پرانی محبتوں کی یاد میں بہت بےتاب ہو گئی تو اس نے اپنے پر نکالے اور بچوں کی کچھ نشانیاں اٹھائیں اور شاہی قبرستان پہنچ گئی۔ اس نے ایک جادوئی عمل سے سیف کی قبر کو پھاڑ کر اس کی ہڈیاں نکالی اور پرستان کی طرف روتی ہوئی اڑ گئی۔ اسے معلوم تھا کہ اب وہ کبھی اپنے بچوں اور گرینڈ چلڈرن کو دیکھنے یا ملنے کے لیے مصر واپس نہیں آ سکے گی۔ سیف کی چھوٹی چھوٹی ہڈیوں کا ہار بنا کر اس نے گلے میں ڈال لیا اور باقی ہڈیوں کو اس نے سنبھال کے اپنی الماری میں رکھ دیا۔ اس کے بعد بدر 100 سال زندہ رہی، جوان کی جوان، حسین سے حسین تر، چہرے پر ایک جھری تک نہیں آئی، لیکن آخر اس کا وقت بھی پورا ہو گیا۔ ایک 14ویں کی رات وہ اپنی پسندیدہ جھیل سیف الملوک میں تیر رہی تھی کہ آسمان سے نیلی روشنی کا ایک تیز لپکا اس کی طرف آیا اور اس کے جسم کے پار نکل گیا۔ غالباً آسمانی بجلی کا کڑاکا تھا۔ بدر و جمال کا جسم راکھ بن کر جھیل سے دریائے کنہار میں جا گرا، جو بالآخر دریائے جہلم اور دریائے سندھ میں مدغم ہو کر بحر ہند کا حصہ بن گیا۔ یہ تھی آج کی کہانی، سیف الملوک اور بدر الجمال کی داستان محبت۔